नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले लगातार 2 महीनों से इक्विटी फंड की जिस कैटेगरी में निवेश सबसे ज्यादा आ रहा है वो है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड। और सितंबर में आंकड़ों में भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में सर्वाधिक 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। आज जरा हम इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि निवेशक क्यों इस कैटेगरी में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। क्या हो सेक्टोरल और थीमेटिक जैसी जोखिम भरी कैटेगरी में निवेश की सही रणनीति, कैसे पहचाने निवेश के लिए सही सेक्टर और थीम, इसी पर करने वाले हैं हम खास चर्चा। हमारे साथ है 2 एक्सपर्ट्स, हेमंत रुस्तगी CEO वाइज इन्वेस्ट और विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। हेमंत जी, विश्वजीत जी, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और काफी इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड के डेटा हमने देखे इस बार, और एक बार फिर से SIP के नंबर तो बहुत उत्साहवर्धक आए हैं, ऑल टाइम हाई पर आए हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि जो लोग हैं निवेश कर कहां रहे हैं, निवेशकों की रुचि कहां है। और एक जो हाईलाइटिंग पॉइंट हमें समझ में यहां पर आया वो ये कि सेक्टोरल और थीमेटिक ये एक ऐसी कैटेगरी रही है इक्विटी फंड के अंदर जहां पर ज्यादा इनफ्लो आ रहा है। हालांकि पिछले महीने के मुकाबले इस बार थोड़ा कम था निवेश, लेकिन ओवरऑल हर कैटेगरी के मुकाबले सेक्टर और थीमेटिक में ज्यादा निवेश कर रहे हैं लोग। हेमंत जी, इस ट्रेंड से हम क्या समझे, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में जो लोगों की रुचि बढ़ रही है? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ महीने से हमने देखा है कि सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड में पैसा ज्यादा आ रहा है। और अगर हम एक्चुअली ट्रेंड को देखें, देखिए जब भी मार्केट में रैली लंबे समय तक चलती है और ऐसा लग रहा होता है कि और आगे जाके भी सिनेरियो बदलेगा, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट पीक पे है और कुछ समय के बाद इंटरेस्ट रेट में आप पॉज देखेंगे, मे बी यूएस में, इंडिया में तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट को डेफिनेटली ये उम्मीद है, इन्वेस्टर्स को भी उम्मीद है कि एक समय के बाद उसमें इंटरेस्ट रेट कट होंगे और वो थोड़े लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा रेट हाइक देखने को मिले हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट जब ब्रॉड बेस होता है तो फिर कुछ सेगमेंट है मार्केट के, जैसे मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, और उनकी परफॉर्मेंस में हमने देखा भी है। और जो सेक्टर और थीमेटिक फंड है वो ऐसे में परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि निवेशकों को लगता है कि जब कुछ सेगमेंट्स या कुछ टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली वो निवेशक जो जिनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है, काफी ब्रॉड बेस्ड है, डाइवर्सिफाइड फंड, ऐसे में परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि निवेशकों को लगता है कि जब कुछ सेगमेंट्स या कुछ टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली वो निवेशक जो जिनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है, काफी ब्रॉड बेस्ड है, डाइवर्सिफाइड फंड्स ऑलरेडी हैं, तो उनको लगता है कि हम रिस्क ले सकते हैं। तो उस समय पे फिर वो एक्सपोजर जो है मिड कैप में बढ़ता है, वो स्मॉल कैप में बढ़ता है, और सेक्टर और थीमेटिक फंड में भी लगता है। लेकिन ये जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सेक्टर और थीमेटिक फंड की बात कर रहे हैं तो सेक्टर फंड का यूनिवर्स बहुत नैरो होता है। यानी वो ये जो फंड है, जैसा कि नाम से पता चलता है, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जितना डाइवर्सिफिकेशन आपको दूसरे फंड्स में मिलता है वहां पे नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन एक सेक्टर के बीच में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। अगर हम थीमेटिक फंड्स की बात करें तो एक थीम है जो अक्रॉस सेक्टर्स हो सकता है, अक्रॉस मार्केट सेगमेंट हो सकता है। तो वो सेक्टर फंड से थोड़ा ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है, बट जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड है उससे थोड़ा कंसंट्रेटेड है। तो ये ऑब्वियसली एक ऐसी कैटेगरी है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कैटेगरी है। और डेफिनेटली देखिए, जब इकोनॉमी अच्छा करने की उम्मीद हो, मार्केट अच्छा कर रही हो, तो ऐसे कुछ सेक्टर हमेशा रहेंगे और ऐसे कुछ थीम रहेंगे जहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनमें इन्वेस्ट करना जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप ऐसे निवेशक हैं, आप समझते हैं आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक स्टेज के बाद ये आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा एडिशन हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उसको सही प्रोपोर्शन में लें। और आई थिंक वही ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो विश्वजीत जी, एक ओवरऑल जो हम एक निवेशक की रुचि, रुझान या फिर ट्रेंड समझें, वो चाहते हैं कि मार्केट की तेजी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं,
हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले कैटेगरीज में भी निवेश करने का मौका इस वक्त निवेशक तलाश रहे हैं, और यही वजह है कि पिछले 2 महीनों से लगातार हमने सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में ज्यादा इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं। जी विश्वजीत जी। सॉरी स्वाति जी, मैं आपकी लास्ट लाइन थोड़ा ऑडियो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, मैं यही समझना चाह रही हूँ कि जो ट्रेंड है, मतलब जो निवेशक है वो ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न वाले जो निवेश विकल्प है उनमें ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। पिछले 2 महीने के ट्रेंड से अगर समझे, स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छी रैली तो हमने देखी ही है, लेकिन सेक्टोरल और थीमेटिक में भी ज्यादा निवेश आना, मतलब मार्केट की तेजी का एक अच्छा फायदा निवेशक उठाना चाहता है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। जी बिल्कुल स्वाति जी, अगर हम देखें म्यूचुअल फंड कैटेगरी में तो हाईएस्ट रिस्क जो है वो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में है। जैसा अभी हेमंत जी बता रहे थे, सेक्टर में अगर एक सेक्टर फंड में कोई निवेशक इन्वेस्ट करता है तो उसकी एक लिमिटेशन है, वो उसी सेक्टर में उसी सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करना है। थीम जो है, थीमेटिक जो फंड्स आते हैं वो भी एक हाई रिस्क ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो थीम वर्क नहीं करती है या कुछ ज्यादा लंबा समय लेती है, उस थीम को प्ले होने में टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से जो निवेशक पहली बार निवेश कर रहे हैं उनको ऐसे फंड से बचना चाहिए, क्योंकि एक हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। मार्केट में एक अच्छा सेंटिमेंट्स है, तो नेचुरली स्मॉल कैप के बाद व्हाट नेक्स्ट, तो लोग सोचते हैं कि कुछ थीम्स और सेक्टर फंड्स में जो उनको लगता है कि बहुत बुलिश है, जिनमें लगता है कि ग्रोथ काफी अच्छी आएगी और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बन सकते हैं नॉर्मल फंड से भी ज्यादा, तो लोग ये सोचते हैं कि ऐसी थीम्स में क्यों ना निवेश किया जाए, क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है और बहुत सारे सेक्टर्स और थीम्स इस पे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है और ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सूटेबल है। बिल्कुल। सेक्टर निवेश, सेक्टोरल निवेश के जब हम हेमंत जी बात करते हैं तो कैसे सेक्टर्स हैं जहां पर म्यूचुअल फंड का प्राइमरीली निवेश रहता है, जिसके थ्रू जो निवेशक है वो जा सकते हैं? क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स है उनमें अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपोजर होता है, फिर एक स्पेसिफिक सेक्टोरल फंड्स भी होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर सेक्टर का निवेश होता है। तो आपकी नजर में वो सही तरीका क्या है? क्योंकि अगर एक एक्टिव फंड लिया, उसके पूरे कॉम्पोजिशन जानना और समझना कि इस म्यूचुअल फंड ने कहां कहां पर और किस सेक्टर में निवेश किया है, वो क्या आपको लगता है ज्यादा एक टीडियस काम हो सकता है एक निवेशक के लिए, रादर वो एक सेक्टर ही पकड़ ले और वहां पर निवेश कर ले? तो दोनों जो तरीके हैं एक सेक्टर में निवेश करने के, उस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए स्वाति, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे सेक्टर थीमेटिक भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। देखिए, जो आम निवेशक होते हैं, जब आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लार्ज एंड मिड कैप फंड हो या फ्लेक्सी कैप फंड हो या मल्टी कैप फंड हो, तो डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट सेक्टर्स में आपका पैसा लगता है वहां पे। और जाहिर सी बात है कि एज ए कॉमन इन्वेस्टर आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके फंड हमेशा टॉप परफॉर्मिंग फंड होंगे, क्योंकि हर क्वार्टर में वो टॉप परफॉर्मिंग फंड चेंज होंगे। जब तक अपने पीयर ग्रुप की कैटेगरी से आपका फंड अच्छा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया है। इसका मतलब ये भी है कि जहां जहां सेक्टर में पोटेंशियल है, फंड मैनेजर ने आपका पैसा वहां पे लगाया है। तो मुझे लगता है एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए यही कारण है कि हम हमेशा कहते हैं कि आप सेक्टर फंड वगैरह से दूर रहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, देखिए साइकिल्स रहती हैं, राइट। एंट्री एग्जिट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। कभी कभी परफॉर्मेंस काफी इरेटिक रह सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बहुत छोटा रहता है, तो वो रिस्की भी रहता है। तो अगर आप एक ऐसे फंड में है या ऐसे फंड्स में है आप जहां पे आपको कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, आपको सेक्टर थीमेटिक फंड को नहीं देखना है। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं, आप जानते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सेक्टर फंड में अगर आप एक हार्डकोर स्टॉक इन्वेस्टर भी हैं, अगर आपको एक सेक्टर अच्छा लगता है, तो कितने स्टॉक रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, राइट। तो आप चाहते हैं कि ओवरऑल जो सेक्टर है उसका भी फायदा मुझे मिले, तो फिर आप अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो के साथ एक सेक्टर फंड को लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको फार्मा सेक्टर पसंद है, तो 2-3 स्टॉक आपने डायरेक्टली डाल दिया और एक फार्मा फंड ले लिया, तो आपको सेक्टर का भी मिलेगा। तो उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली हैं।
कॉमन इन्वेस्टर के लिए मैं नहीं कहूंगा, जानकार इन्वेस्टर जिनकी रिस्क प्रोफाइल है उनको डेफिनेटली वो देख सकते हैं, लेकिन हमेशा सेक्टर फंड में एक्सपोजर लेने से पहले अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में देख लीजिए कि जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ऑलरेडी एक्सपोजर आपके पास कितना है, क्या उस सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि आप इन एडिशन टू आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में और पैसा उसमें लगाएं। तो कुछ चीजों का डेफिनेटली ध्यान रखना है, इवन इफ आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है। बिल्कुल। तो एक सही सेक्टर को पहचानना जरूरी है, हेमंत जी जैसे कह रहे हैं विश्वजीत जी कि सेक्टर को पहले पहचानो, कौन सा सेक्टर काम कर सकता है। लेकिन ये इतना सिक्लिकल इन नेचर है, कोई सेक्टर कभी काम करेगा या फिर हमेशा मार्केट के उस दौर में काम नहीं करेगा। तो एंट्री और एग्जिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे एक निवेशक समझे कि एंट्री का सही टाइम क्या है और निकलने का सही समय कैसा है? ये बिल्कुल स्वाति जी, सबसे पहले तो मैंने देखा है कि बहुत सारे सेक्टरल थीमेटिक फंड्स जब आते हैं जब वो सेक्टर ऑलरेडी पीक पे होता है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या थीम में इन्वेस्ट करना है नहीं, जो अभी अभी नहीं, आने वाले सेक्टर समय में जिसके अंदर पोटेंशियल है रिटर्न्स लाने का, ना कि वो ऑलरेडी ऑलरेडी पीक पे है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि 1999 में आईटी सेक्टर में बूम आया और 2000 के बाद बहुत ज्यादा क्रैश भी आया, तो ये इस वजह से काफी रिस्की हो जाता है। तो आपको देखना है कि आज के समय में कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्रोइंग हैं, जिनमें आने वाले समय में रिटर्न्स बन सकती हैं। हो सकता है कि उनकी वैल्यूएशंस आज कम है या उनकी रिटर्न्स अभी इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि आपको जानना होगा कि उस सेक्टर्स को अगर आप समझते हैं, आप एक इवॉल्व्ड निवेशक हैं, आप समझते हैं कि उस थीम में कौन-कौन से सेक्टर्स हैं, क्या रिस्क्स है। जैसे कि आपने बताया साइक्लिकल रिस्क है, कई बार लंबा समय लग जाता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपने 2-3 साल सोचा था, लेकिन 8-10 साल लग जाते हैं उस थीम को परफॉर्म करने में, डिलीवर करने में और पीक पे आने में। तो आपके अंदर एक बहुत पेशेंस होना चाहिए और एक लंबा समय टेन्योर वेट करने के लिए होना चाहिए, ताकि आप उस थीम का पूरा एन्जॉय कर सकें, उसके रिटर्न्स पूरे यूटिलाइज कर सकें। तो ये 2-3 कारण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एंट्री करें। इसके अलावा आपको सेक्टर जो थीम है, वो आपको उन सेक्टर्स और थीम्स की पूरी ट्रैक रखना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क हो जाता है। कभी-कभी वो थीम परफॉर्म नहीं करती है, उसकी डिपेंडेंसी किसी और पे होती है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज पे होती है। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि ये थीम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और अगर आप 7 साल, 8 साल के लिए इसमें निवेशित रहेंगे, तभी आप इस साइकिल का या इस थीमेटिक टाइप ऑफ फंड्स का रिटर्न आप पूरा एडवांटेज ले पाएँ। बिल्कुल। तो हेमंत जी ऐसे में कौन से सेक्टर्स आपको पसंद हैं? मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेक्टर में निवेश किया जा सकता है और आपकी नजर में कौन से फंड्स हैं, सेक्टोरल फंड्स हैं जो कि पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं? जी स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो समझ-बूझ के बाद ये फैसला करें कि उनको सेक्टर फंड में जाना है। जैसा आपने कहा, कहाँ पोटेंशियल है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। पहले तो मैं बता दूँ कुछ सेक्टर जो मुझे लगता है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कौन से सेक्टर है। जैसे मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, फार्मा फंड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गए, और अगर आपको थोड़ी कॉन्ट्रेरियन बेट लेनी है तो आईटी फंड हो गए। मैं आपको 2 सेक्टर के बारे में बताता हूँ, उसका रैशनल क्यों देखना चाहिए। जैसे हम बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, आप किसी भी वेल डाइवर्सिफाइड फंड को आप उठाएंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में मिलेगा। लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए 2 तरह के फंड है, एक प्योर बैंकिंग फंड है और एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है। इनमें एनबीएफसीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब रहती है। अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस, बिकॉज वहां पे वैल्यूएशन अच्छी थी, उनकी काफी अच्छी रही है, राइट। कुछ एनबीएफसी की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है रिसेंट टाइम में। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो यूजुअली आप अगर देखेंगे बैंकिंग फंड में या फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में, तो करीब 40 से 45% एक्सपोजर जो है वो आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिलेगा, और फिर 8 या 10% के करीब या उससे थोड़ा ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में मिलेगा। तो ये 50 या 55% ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, राइट। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, ऑब्वियसली आगे जाके ये दोनों के दोनों जो सेगमेंट है ये परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बैंकिंग में अच्छा है। कॉन्ट्रेरियन, जैसे मैंने कहा, आईटी के लिए जो पिछला समय है, पिछले 1-1.5 साल काफी खराब रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर था, इंटरेस्ट रेट ऊपर था। ऑब्वियसली ऐसे सिनेरियो में, स्पेशली जब यूएस में इस तरह का सिनेरियो है, तो आईटी कंपनीज को नुकसान हुआ उससे। लेकिन आगे जाके, जैसा हमने कहा कि किस समय पे जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे,
तो ये सेक्टर के लिए अच्छा होगा। लेकिन क्या वो 1 क्वार्टर लेगा या 2 क्वार्टर लेगा या 3 क्वार्टर लेगा? अगर आप में वो पेशेंस है, और मुझे लगता है अगर आप कॉल ले भी आईटी फंड में, तो फिर थोड़ा ग्रेजुअली इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन एक बार जब इंटरेस्ट रेट कट होने लगेंगे, वो साइकिल लंबा चलेगा, तो ये डेफिनिटली अच्छा करेंगे वहां पे। इनमें भी ऐसे फंड्स हैं जिनमें मिक्स है, आईटी कंपनीज भी हैं और न्यू एज कंपनीज भी हैं। जैसे मैंने एक फंड की बात की, फ्रैंकलिन इंडिया जो टेक्नोलॉजी फंड है, उसमें कुछ कंसंट्रेटेड बेट्स हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज कंपनीज में, और साथ में आईटी कंपनीज भी हैं। तो आई थिंक वहां पे भी आपको देखना है कि किस तरीके का आपको एक्सपोजर मिलता है। तो जैसे मैंने कुछ सेक्टर की बात की, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है वो अच्छा कर सकता है, उसमें भी देखा जा सकता है, और फार्मा। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, बट उनके अंदर भी जैसा मैंने कहा, सिलेक्शन करने से पहले कुछ एस्पेक्ट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसका ध्यान दिया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, या आईटी सेक्टर जिसमें हम कह रहे हैं, इंफ्रा सेक्टर है जिसका जिक्र किया, फार्मा सेक्टर है, जो कि ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, हेमंत रुस्तगी जी का मानना है कि यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, और ब्रेक के बाद भी हम चर्चा करेंगे कि एक थीम को कैसे आप पहचान सकते हैं, कौन कर सकता है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में निवेश, कितना रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसमें। खास चर्चा कर रहे हैं सेक्टोरल और साथ ही थीमेटिक फंड में निवेश की ओर, क्योंकि निवेशकों का रुझान ऐसे फंड्स में बढ़ रहा है, तो सही तरीका होना क्या चाहिए ऐसी कैटेगरी में निवेश करने का। थीमेटिक सेक्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। विश्वजीत जी, एक थीम को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? सेक्टर को हम क्लियरली देख लेते हैं कि इंफ्रा सेक्टर है, या एनर्जी सेक्टर है, या फिर अलग अलग सेक्टर्स की हमने बात की, फार्मा सेक्टर है। तो सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, पर किस थीम के तहत कोई एक फंड काम कर रहा है, या कोई एक सेक्टर भी किस थीम पे काम कर रहा है, वो कितना आसान है निवेशकों के लिए, और चुना कैसे जाए? देखिए स्वाति जी, आसान तो नहीं है चुनना कि आपके लिए कौन सी थीम या कौन सा सेक्टर आने वाले समय में परफॉर्म करेगा। ये एक बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है जो फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड के करते हैं आपके बिहाफ पे। तो अगर कोई थीम या सेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको वैल्यूएशंस देखनी होगी उस सेक्टर की, उस थीम की। आपको उस सेक्टर और थीम समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आईटी सेक्टर ही लेके चलते हैं, जैसे अभी हेमंत जी बता रहे थे, तो सडनली हमने देखा कि आईटी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, जबकि मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड रैली रही है, क्योंकि बिजनेस जो आता है वो यूएस और यूरोप जैसी कंट्री से आता है जहां पे एक रिसेशन का प्रेशर है। तो आपको उस थीम को समझना है कि वहां पे उस सेक्टर में चल क्या रहा है, और ये क्या आने वाले समय में ये थीम चलेगी। तो अगर आप देखें तो 2-3 साल या 1 साल भी देखें बाद, हमें ऐसा लगता है कि डिजिटल और ये आईटी सेक्टर हमेशा चलेगा, क्योंकि सारा दुनिया आजकल उस डिजिटल आईटी सेक्टर के आसपास घूम रहा है। इंडिया में अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग थीम, हमें लग रहा है कि अगर आप मीडिया में रोज ट्रैक करें कि एक थीम इमर्ज हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही हैं वो मैन्युफैक्चर को फेवर कर रही हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करना चाह रही हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हो रहे हैं, टैक्सेस कम हो रहे हैं मैन्युफैक्चर, अगर कोई कंपनी आके मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में, और हमारा कंट्री जो है बिल्कुल रेडी है मैन्युफैक्चरिंग जैसी थीम के लिए। तो ऐसे अगर आप सेक्टर या थीम को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थीम आने वाले टाइम में चल सकती है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल देखें तो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं, तो आप देखेंगे कि कंजम्पशन थीम अपने आप में इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग एफएमसी जैसी कंपनीज को बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो नेचुरली इन कंपनीज के शेयर्स बढ़ेंगे, और अर्निंग और प्रॉफिट, अगर आपको समझ में आता है कि कंपनी के अगर अर्निंग और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर और थीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इसी तरीके से अगर हम देखें डिफेंस जैसे एक थीम है, आज बहुत तेजी से इंडिया में डिफेंस को लेकर आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं, अब सारे प्रोडक्ट्स हम इंडिया में बना रहे हैं, तो बहुत सडनली देखेंगे ये स्टॉक्स एकदम से चढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये थीम, ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस पे आप उसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सेक्टर है उसकी वैल्यूएशन जानना बहुत जरूरी है कि क्या उसकी वैल्यूएशन अभी बहुत हाई तो नहीं है। अगर वो अभी वैल्यूएशन थोड़ी कम है
और आपको लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर या थीम ग्रो करेगी, तभी आप उसमें निवेश करें। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में सजेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ कि डायरेक्ट कोई स्टॉक खरीदें उस थीम का या सेक्टर का, बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप उस म्यूचुअल फंड में जाएँ और उस सेक्टर या थीमेटिक फंड में निवेश करें, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन तो मिलेगा और वो फंड मैनेजर का चुनाव रहेगा कि उस सेक्टर या थीम में कौन से स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उस सेक्टर या थीम में सारे स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। तो ये चुनाव फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे अच्छा कर सकता है। तो उसी थीमेटिक और उसी सेक्टर फंड में निवेश करें, जहाँ पे आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत पोटेंशियल है। और ये जो एक थीमेटिक फंड में निवेश करने की अवधि रहनी चाहिए, हेमंत जी, कितना रहना चाहिए? कैसे गोल्स के लिए एक थीमेटिक फंड काम कर सकता है? कितना एक होराइजन एक थीमेटिक फंड को है? कितना टाइम बेसिकली एक पोर्टफोलियो में एक थीमेटिक फंड को देना चाहिए? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये थीम तो काम नहीं करी, जब हमने लिया था तो कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा था, यहाँ ये सेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो स्पेशली एक थीमेटिक फंड का एक आइडियल टाइम होराइजन एक पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए और कितना परसेंटेज एक पोर्टफोलियो का दिया जाए थीमेटिक फंड को? देखिए स्वाति, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले मैं एड्रेस करता हूँ आपने कहा कितना एक्सपोजर होना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा थंब रूल्स रहते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सेक्टर और थीमेटिक फंड में 10 से 15% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। बट मेरा ये तो ठीक है, बट मुझे लगता है हमेशा आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन है, आपकी अपना रिस्क प्रोफाइल है, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। बट जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी रहेगी, सेक्टर चाहे आप थीमेटिक में जाएं, आप सेक्टर में जाएं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल बहुत ज्यादा परसेंटेज उसके अंदर ना हो। तो ये तो हो गया कितना एलोकेशन आपको करना है, कितने समय के लिए करना है। देखिए, सबसे ट्रिकी चीज, सबसे जो कठिन चीज है फैसला लेने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपको ये देखना है कौन सा थीम चलेगा, कौन सा सेक्टर चलेगा, वो यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक थीम जो है वो अक्रॉस सेक्टर्स है, अक्रॉस मार्केट सेगमेंट्स है। तो ये थीम में कितना लंबा पोटेंशियल है और उसका आपका एंट्री पॉइंट कहाँ है, वो थीम जो चल रहा है उसके किस स्टेज पे आप उसके अंदर एंटर करते हैं और कितना समय उसको बचा है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा थीम लगता है जो आपको लगता है कि कुछ लंबे समय तक चलेगा, तो वहां पे आप थोड़ा अपने आप को समय दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जब आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हो या आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ये डिसीजन लेना है कि एंट्री पॉइंट कब हो और एग्जिट पॉइंट कब हो। कभी कभी क्या होता है, सेक्टर अच्छा चला, थीम अच्छा चला, आपको परफॉर्मेंस मिली, लेकिन आप अगर वहीं पे इन्वेस्टेड रहे तो शायद जब तक आप बाहर निकले तो जो पूरे गेन आपको मिलने वाले थे वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो जब आप डिसीजन लेते हैं किसी भी थीम का, तो आपको पता है आप क्यों डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको इस साथ में ये भी देखना है कि कितना लंबा पोटेंशियल है। देखिए, कोई भी टाइमिंग करना मुश्किल है, एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया आपको डेफिनेटली होना चाहिए कि ये साइकिल 2 साल चलेगी या 3 साल चलेगी, उसके हिसाब से आप डिसाइड करें। बट नॉर्मली मैं कह सकता हूं आपको कि सेक्टर और थीमेटिक फंड में यही एक ऐसा टाइम होराइजन है, ब्रॉडली 2-3 साल, उसमें आप पैसा बना सकते हैं और फिर आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि उसमें कंटिन्यू करना है या एक्सपोजर कम करना है। बिल्कुल। और वेरी क्विकली हेमंत जी, आपकी नजर में कौन से थीमेटिक फंड है जो पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? ऐसे तो काफी सारे थीम हैं, बट अगर मुझे जैसे अपॉर्चुनिटीज फंड जो होते हैं, अपॉर्चुनिटी फंड्स में जो थीम होते हैं, कोई फंड में काफी अच्छा आपको पोटेंशियल मिल सकता है। तो जैसे मैंने फंड की बात की है, ऐसे इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, वो अच्छा है। और एक सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर, जो जो थीम है, क्योंकि उसमें अक्रॉस सेक्टर्स है, वो मुझे लगता है एक अच्छा स्पेस हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग। ओके। तो ये रहे पसंदीदा थीमेटिक फंड्स हेमंत जी के, और विश्वजीत जी ने भी बताया कि उनकी नज़र में कौन से प्रॉमिसिंग थीम्स हैं जिस पर नज़र रखी जा सकती है। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हेमंत जी और विश्वजीत जी दोनों का धन्यवाद करते हैं हम।